हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का एक चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या है? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, वो ही फोर्स है। जैसे कि फिगर्स में आप देख रहे हैं कि एक ब्लॉक को एक तरफ से पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है, तो वो क्या है? वो फोर्स है। इसके साथ साथ में जैसे आप देख सकते हैं एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, कटिंग, स्टिचिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, क्लिकिंग, पुशिंग और पुलिंग डिफाइंस फोर्स। जितने भी एक्शंस हैं, किसी भी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को खोलना, कट करना, स्टिच करना, किसी चीज़ को हिट करना, लिफ्ट करना या क्लिक करना या पुश करना या पुल करना, ये सब के सब किस चीज़ को बताते हैं? हमें फोर्स के बारे में बताते हैं। आप देख सकते हो जैसे साइंस में हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं उसमें फोर्स लगती है। अगर आप कुएं से पानी की बाल्टी खींच रहे हैं तो उसको पुल कर रहे हैं, तो दैट इज़ फोर्स। अगर आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं और आप दरवाजे को पुश कर रहे हो, दैट इज़ फोर्स। फोर्स ड्यू टू एन इंटरेक्शन। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स शोन इन द पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि जो जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में ए मैन pushes a car. In the second pictures, two girls pushing each other. In the second figure, they are pulling each other. And in the third figure, a man pulling an ox or an ox pulling a man. तो इन चीज़ों में हमें ये पता चलता है कि चाहे फोर्स तभी इस्तेमाल की जाती है जब दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हों। हम ये नहीं बोल सकते कि हम सिंगल बेस पे किसी फोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट टू वन ऑब्जेक्ट एंड द अदर, मे बी वो मैन हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, मतलब कि एक जिसके ऊपर फोर्स लग रही है और दूसरा जो फोर्स लगा रहा है, मीन्स टू थिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं, दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. Thus, an interaction of an object with another object result in a force between the two objects. तो clearly इन pictures में आप देख सकते हो like this picture। इस picture में आप देख सकते हो कि एक कार है, एक मैन है, और इसमें देख सकते हैं कि कार जो है वो स्टॉप है और ये मैन ने उसको पुश किया तो कार जो है वो चलना शुरू हो गई। सिमिलरली इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इस स्कूटर को जब पुश किया गया तो इस स्कूटर की जो मतलब डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है उस डायरेक्शन में मूव करने लग गया। तो इन सब एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि एटलीस्ट टू थिंग्स मे बी दैट इज़ ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ें जो फोर्स लगा सकती हैं या ऐसी चीज़ जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, एटलीस्ट टू वो होनी चाहिए जिनकी वजह से जो फोर्स है वो अपना रोल जो है वो प्ले करेगी। लेट्स मूव ऑन एक्सप्लोरिंग फोर्स। तो लुक एट दिस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो पुश हो रहा है या तो पुल हो रहा है। तो इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए और फिर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इन फिगर ए, इस फिगर को आप देखें, फिगर ए को देखें। इसमें आप देख रहे हैं कि two friends pushing a heavy load in the same direction which add force to one another. इस डायरेक्शन में इस फिगर को अगर आप देखें, इस फिगर में क्या है कि टू फ्रेंड्स जो हैं लोड को एक ही डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोड है उस डायरेक्शन में कैरी
कर जाएगा। Two friends pushing a heavy load in opposite direction which divide the force acting on the heavy load. Similarly, in tug of war, when two teams pull each equally hard, the rope does not move in any direction. So we learned that a force would be larger or smaller than the others. The strength of a force is usually expressed by the magnitude. अगर हम डिस्कस करें इसमें, इन सब में हम देखें तो क्या हमें पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि जब कभी भी फोर्स लगती है, जब जिस डायरेक्शन में हम उसको पुश या पुल कर रहे हैं, अगर हम अपनी फोर्स उसी डायरेक्शन में इस्तेमाल करें तो हमारी जो स्ट्रेंथ है या जो फोर्स है वो बिगर भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में, मींस कि जिस तरह से इस फिगर में हम देख रहे हैं, इस फिगर में हम देख रहे हैं दिस वन, इसमें देख रहे हैं कि एक फ्रेंड जो है पुश कर रहा है और दूसरा फ्रेंड जो है अपोजिट डायरेक्शन से पुश कर रहा है। इट मीन्स कि दोनों का जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या हो गई है, वो यहाँ पे कैंसिल हो गई है। इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए था वो मूव नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? वी लर्न दैट द फोर्स वुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर्स। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द मैग्नीट्यूड। In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. ये भी बता सकते हैं हम कि अगर एक ही वक्त पे, एक ही टाइम पे अगर दो से ज़्यादा ज़्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रही हैं तो जो फोर्स ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा या उसी फोर्स का ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मतलब कि इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन नाउ। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? Whenever a force act on an object, certain changes can happen. A force can change the state of motion. अगर हम किसी स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें, मींस कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मोशन में हो, वेदर इट इज़ स्टॉप और इन मोशन, इफ़ वी applied a force on it, a force then can change the state of the motion. For example, in first figure you can see that in this figure a goalkeeper stops the ball. It means the ball was in motion. When ball is in motion, goalkeeper stops it. It means its motion change. Now ball is at rest. In second picture, in this picture, a batsman hit the ball and changed its direction. It means whenever a force applied on an object, it can change its motion as well as its direction. In second, a force can change the shape of an object. एक फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकती है। Look at this picture. Here we hold a ball in our fingers. When we press the ball, its shape changed. फर्स्ट ये सर्कल में था, मतलब एक सफ़ेद शेप में था, गोल में था, और अब ये कैसा हो गया है, ये पिचक गया है, थोड़ा सा बैंड हो गया है। इन सेकंड फिगर यू कैन सी दैट हेयर कि हमने क्या किया, फ्लोर ले लिया, फ्लोर में जब हमने पानी डाल के उसको जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाए तो उसकी पूरी शेप ही चेंज होगी। पहले वो पाउडर फॉर्म में था और अब वो मतलब उसको किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स। इन थर्ड, लुक एट दिस स्प्रिंग इज़ जो स्प्रिंग होता है वो बड़ा सी कंप्रेस्ड होता है, बिल्कुल कंप्रेस होता है। जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, उसको हम पुल करेंगे, दोनों हाथों से उसको खींचेंगे, तो इस फिगर में आप देख सकते हो ये क्या हो गया, इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब कभी भी
फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो सकती है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, और हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो हियर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप। वन इज contact force and other is non-contact force. So contact forces क्या होती है और non-contact forces क्या होती है? As you know the name suggests, contact means when two bodies are in contact, in touch. जब दो bodies touch में हों या contact में हों, एक दूसरे के contact में हों, तो उस टाइम पे जो force act कर रही है उसे हम contact force बोलेंगे। और जिस टाइम पे दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स तो है, कहीं ना कहीं पुश और पुल तो है, खिंचाव तो है, लेकिन वो एक दूसरे के टच में नहीं है, उस टाइम पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको हम बोलेंगे नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। तो कंटैक्ट फोर्सेस ऐसे तो बहुत टाइप की हैं, लेकिन जो 8th क्लास के सिलेबस के हिसाब से जो हैं वो हैं मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन। ये दो फोर्सेस जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं और इन दो को हम डिस्कस करेंगे अभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्टैक्ट फोर्स। नंबर 1, मस्कुलर फोर्स। एज नेम सजेस्ट, मस्कुलर मीन्स कि जो फोर्स आपके मसल्स को पुल या पुश करके आती है वो होगी मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज द टाइप ऑफ फोर्स which we use in our physical strength to change the state of motion of an object. जब कभी हम अपने मसल्स की स्ट्रेंथ से किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज और डायरेक्शन को चेंज करेंगे, उस टाइम पे जो फोर्सेस इस्तेमाल होंगी दैट इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल, वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग और लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर, ब्लॉक पुलिंग ए कार्ट ऑफ लोड, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग एट्सेट्रा। तो लेट्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे मसल्स की ताकत लग रही है, फोर्स लग रही है, तो दैट इज़ मस्कुलर फोर्स। जैसे बुल कार्ट जो है ये अपने मसल्स से किसको खींच रहा है, इस टांगे को खींच रहा है, इसके ऊपर जितना भी लोड इसको खींच रहा है, तो ये क्या है, ये भी मस्कुलर फोर्स है। या कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, वो किसी चीज़ को पुश या पुल कर रहा है, दैट इज़ आल्सो ए मस्कुलर फोर्स। एंड नंबर 4, जिस तरह से इसमें दिख रहा है कि साइकिलिंग में हमारे थाई मसल्स का इस्तेमाल होता है, यूज़ में आते हैं थाई मसल्स, तो दैट इज़ आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। द अदर वन इज़ फ्रिक्शन। सो व्हाट इज़ फ्रिक्शन? एज यू आल वेल अवेयर अबाउट फ्रिक्शन, जब कभी भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट में आने के बाद उनके बीच में एक रुकावट, एक अपोज जिसको हम बोलते हैं अपोजिज मोशन, दैट इज़ फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ये रफ सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करेंगे तो जो ये सरफेस है, रफ सरफेस जो है, ये क्या करेगा, इसको बैकवर्ड मोशन में लेके जाएगा। इट मीन्स कि हम इसको आगे की तरफ पुल कर रहे हैं बट ये बैकवर्ड मोशन की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। So what is friction? Friction is the force that opposes the motion between any two surfaces that are in contact. दो surfaces के बीच में जो रफ सरफेस आ रहा है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है विच अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। तो इसमें आप देख रहे हो कि पहली फिगर में आप देख रहे हो कि ये पर्सन जो है ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, पुश कर रहा है, बट इसके जो सरफेस है, ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है आपको, ये सरफेस जो दिख रहा है, इस सरफेस क्या कर रहा है, एक प्रोवाइड कर रहा है, एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करने से रुकावट आ रही है इसको, मतलब कि आगे स्मूथली मूव करने में इसको रुकावट आ रही है।
सिमिलरली इन सेकेंड, इसमें भी अगर हम इस रफ सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, ये रफ सरफेस जो है इसको मूव करने से रोकेगा। जो वो रुकावट है वो ही क्या है, वो है फ्रिक्शन। सिमिलरली इन थर्ड में भी आपको ऐसे ही लग रहा है कि हम जिस तरफ उसको पुल कर रहे हैं लेकिन वो खींचने में हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रही है, ज़ोर ज़्यादा लग रहा है। तो वो किस लिए ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रिक्शन है। नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो अब वो फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में तो नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके बीच में एक खिंचाव है, एक ताकत ऐसी है जो उनको खींच रही है या उनको धकेल रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो पहली एग्जांपल है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट, आप सबको मैग्नेट के बारे में तो पता ही है। मैग्नेट आपके घर में सबके पास होगा, चुंबक। तो चुंबक क्या करता है, उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ जो मेटल से बनी है, जैसे लोहा, आयरन हो गया, तो ऐसी चीज़ जो मेटल से बनी है वो उस मैग्नेट जो है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो जो खिंचाव है वो क्या है, दैट इज़ फोर्स। हमने पहले ही बात की थी कि जब पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है फोर्स। सिमिलरली आप यहाँ पे देख रहे हो, मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट सर्टन मेटल ऑब्जेक्ट लाइक आयरन एंड आयरन फिलिंग्स टूवर्ड्स अ मैग्नेट। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे ये मैग्नेट है, ये किसको, एक आयरन नील्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बिकॉज ये मेटल से बना हुआ है इसलिए ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरी एग्जांपल में अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि सिमिलर पोल जो है किसी भी मैग्नेट के, वो आपस में कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो रिपेल करते हैं, उसी को धकेलते हैं। और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में क्या है, गैप है, बट स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर एंड रिपेलिंग ईच अदर। इट मीन्स कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं हैं बट स्टिल देयर इज ए फोर्स विच push or pull the object, that is known as non-contact force. And if it is happen with the help of a magnet, then it is known as magnetic force. तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हम इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। क्लियर? लेट्स मूव ऑन। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, as name suggests, electro means electric and static means at rest. When आपको पता है कि मैक्सिमम जो थिंग्स हैं उनके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। जो मेटल्स हैं इनके अंदर जो चार्जेस होते हैं ये मूव करते रहते हैं, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है ईजिली पास हो जाती है। बट कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप स्ट्रॉ देख रहे हो, आप कॉम देख रहे हो, आप स्केल देखते हो, इनमें जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पे रहते हैं। और रेस्ट में रहने के बाद जब हम इन चार्जेस को क्या करते हैं, इसको मोशन में लाते हैं, तो इनके अंदर एक फोर्स जनरेट होती है, एक करंट जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? The electrostatic force is an attractive and repulsive force between particles are caused due to their electric charges. कि जैसे मैंने अभी बात की कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के बीच में चार्ज जो होता है वो स्टैटिक मीन्स कि रेस्ट में रहता है। और जब हम उस चीज़ को कोई रब करते हैं या उस चार्ज को मोशन में लाते हैं तो उसके बाद उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो या तो वो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी। तो ये फोर्सेस जो होती हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल ए स्ट्रॉ, इन दिस ए स्ट्रॉ rubbed with paper attracts another straw but repel if it has also been rubbed with a sheet of paper. अगर हम इस स्ट्रॉ को एक पेपर से रब करेंगे
और दूसरी स्ट्रॉ की तरफ अगर उसको वहाँ पे उसके पास लेके जाएंगे तो वो स्ट्रॉ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, बिकॉज इस स्ट्रॉ के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो ये अपोजिट चार्ज वाले को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। बट कंडीशन डिफरेंट हो जाएंगी अगर ये वाली स्ट्रॉ और ये वाली स्ट्रॉ दोनों एक शीट ऑफ पेपर के साथ हम रब कर दें तो क्या होगा, दोनों के ऊपर क्या है, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के पास जब सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, धकेल देंगी। तो सिमिलरली आपने देखा है कि अगर आप जो कंघा होता है, कॉम्ब, इसको अगर अपने ड्राई हेयर पे रब करते हो तो रब करने के बाद क्या होगा, ये इस कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ जाएगा और वो चार्ज क्या करेगा, जो भी इसके आसपास जो पीसेस ऑफ पेपर होंगे इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोट की होगी, अगर आप सर्दियों में जब वुलन क्लॉथ पहनते हैं तो वुलन क्लॉथ जब आप अपने बॉडी के ऊपर होल डेज आप उसको पहन के रखते हो, आप उसको पुट ऑन करके रखते हो और उसके बाद क्योंकि आपकी बॉडी वर्क कर रही है, हिल रही ढुल रही है, उसका जो चार्ज है, बॉडी का चार्ज जो है वो उससे आपके जो वुलन क्लॉथ वो चार्ज हो जाते हैं। और जब आप उनको उतारते हो, जब घर जाके या कहीं पे भी उनको उतारते हो तो उसमें से एक क्रैकलिंग साउंड आती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। दैट क्रैकलिंग साउंड इज़ आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि आपके बॉडी और जो वुलन क्लॉथ आपने पहना है उसके बीच के जो मतलब बॉडी से वो चार्ज हो गई है, और जब आप उसको उतारते हो तो आपके आसपास की जो थिंग्स हैं मे बी वो डिफरेंटली चार्ज हों या उनका अपोजिट चार्ज हो, तो जब वो उनसे टकराती हैं या उनके साथ मिक्स होती हैं तो उनके बीच में एक क्रैकलिंग साउंड और एक लाइटनिंग जैसी भी प्रोड्यूस होती है। अगर आप अंधेरे में उसको देखेंगे, दैट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। द थर्ड वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, ग्रेविटी। अर्थ के अंदर, अर्थ के बीच में एक ताकत है जो हर उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जो भी अर्थ के बीच में जो ताकत है उसके आसपास, अर्थ के आसपास जो भी चीज़ें जिनमें एक मास है, जो किसी भी मैटर से बनी हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो आप देखते हो कि कोई भी चीज़ अगर आप कहीं पे भी फेंकें वो फॉल होती है अर्थ पे। क्यों फॉल होती है? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेट्स डिस्कस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मासेस इन द यूनिवर्स, स्पेशली द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ मास फॉर बॉडीज नियर इट्स सरफेस, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। सो इसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो एक एप्पल है जो पेड़ से कहाँ की तरफ गिर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस एप्पल के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स बना के रखी थी जो उसको अपनी तरफ पुल कर रही थी। और एट द टाइम जब जो एप्पल और इसमें प्लांट के बीच में जो बॉन्ड था, जब वो फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ की ग्रेविटी जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एट सम मोमेंट जब वो फोर्स जो बॉन्ड था वो वीक पड़ गया तो जो एप्पल था वो पेड़ से कहाँ गिर गया? ग्राउंड पे गिर गया। एक दूसरी एग्जांपल में आप देख रहे हो कि एक बॉय है, इस बॉय ने क्या किया है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, थ्रो किया इसने आसमान की तरफ, और वो अल्टीमेटली वापस कहाँ पे आ रहा है? अर्थ पे आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसके अलावा भी आप हर चीज़ देखते हो अपने आसपास की, जब भी कोई कहीं से गिरता है तो गिरता कहाँ पे? वो ज़मीन पे ही गिरता है। क्यों ज़मीन पे गिरता है? क्योंकि उसको वो फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करती है। कौन सी फोर्स अट्रैक्ट करती है? दैट इज़ ग्रेविटी। और अगर हम लोग ज़मीन के ऊपर चल पाते हैं, दैट इज़ आल्सो ड्यू टू ग्रेविटी। आपने सुना होगा कि जब मून पे जो कोई जाता है तो वहाँ पे उसको स्पेस में वो मतलब चल नहीं पाता है,
क्यों नहीं चल पाता है, या उसका वेट जो होता है वो बड़ा कम होता है। आप मून पे देखेंगे तो 1/6 हमारा जो वेट अर्थ पे होगा उसका 1/6 कहाँ पे होगा, मून पे होगा। अगर हम यहाँ पे 60 kg पे हैं, 60 kg के हैं, तो मून पे हमारा वेट सिर्फ 10 kg रहेगा। दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन हम जो हैं ज़मीन के ऊपर चल पाते हैं। ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़, जैसे अगर वाटर ज़मीन के ऊपर है दैट इज़ आल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशन। अगर हवा जो है इस एटमॉस्फेयर में जो हवा है दैट इज़ आल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। अगर ग्रेविटी नहीं होती अर्थ पे तो शायद यहाँ पे पानी भी ना होता, और ना ही इसके बाहर जो एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो ऑक्सीजन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा जो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो डे टू डे लाइफ को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो वो सब इसीलिए हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो ये चीज़ें जो हैं ज़मीन के आसपास जुड़ी हुई हैं। सो नेक्स्ट इज़ प्रेशर। तो अभी जो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स क्या है, किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप पुश या पुल करते हैं तो वो फोर्स होता है। अब यही फोर्स जब हम किसी पर यूनिट एरिया पे लगाते हैं तो उस पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रही है दैट इज़ नोन एज प्रेशर। दैट इज़ नोन एज प्रेशर। तो कैसे होगा ये, जैसे आप देख रहे हो कि ये प्रेशर जो है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स लगाई है। इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है, इस पॉइंट पे एक दबाव महसूस हो रहा है, उस दबाव को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये यहाँ पे इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि ये फोर्स अप्लाइड किए और एरो का जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पे लग रहा है इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे क्या है, प्रेशर है। When surface area decreases, the pressure increases. Simultaneously, when the surface area increase, pressure decrease. तो जैसे बोल रहे हैं कि अगर हम ये सरफेस है, इस सरफेस एरिया का अगर हम डिक्रीज़ कर देंगे, इतने से एरिया पे अगर हम किसी चीज़ फोर्स को लगाएंगे तो इस वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर दें, ऐसे, तो इस वक्त क्या है, सरफेस एरिया तो बढ़ गया है और चाहे फोर्स जितनी भी लगाओ लेकिन एरिया बढ़ गया है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें आपने नोट की होंगी। आपने देखा होगा कि घर पे जब हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे पोर्टर जो होता है, कूली जो होता है, वो बहुत सारे लगेज उठाता है, और लगेज उठाने से पहले वो एक कपड़े का एक राउंड सा ऐसे वो कुछ बना के, गोल जैसा बना के, तकिया जैसा, और वो सर पे रख के जब लगेज उठा के चलता है तो उसको प्रेशर कम महसूस होता है। और जब हम घर पे नेल्स, कील जो होता है, कीला कहीं पे लगा रहे होते हैं किसी लकड़ी में या किसी दीवार में, तो क्या होता है कि जो पॉइंटेड एंड होता है वो हमेशा हम सरफेस की तरफ रखते हैं। क्यों? ताकि उस पर फोर्स कम लगे। जब फोर्स कम लगेगी तो दबाव, जब पॉइंटेड एंड जो है वो दीवार की तरफ है तो क्या होगा, एरिया कम होगा। एरिया कम होगा तो दबाव ज़्यादा महसूस होगा और वो इजीली जो है उसमें चला जाएगा। और तीसरे में देखिए, आप देखते होंगे कि आजकल जो बैग आए हैं, चाहे वो स्कूल बैग हों, चाहे वो कैरिंग बैग हों, कोई भी जो बैग्स हैं, उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं, उस स्ट्रैप्स कैसे होते हैं आप देखेंगे इसमें देखें आप कि ये जो स्ट्रैप्स हैं, इस स्ट्रैप्स कितने मोटे मोटे हो गए हैं, कितने चौड़े हो गए हैं। क्योंकि जब ये स्ट्रैप्स क्या करते हैं, जब ये स्ट्रैप्स हम इनको अपने शोल्डर पे कैरी करते हैं तो ये स्ट्रैप्स क्या करते हैं, जो शोल्डर का जो एरिया है, वो सरफेस एरिया है, वो इंक्रीज़ कर देते हैं।
अब इंक्रीज़ हो जाएगा जब ये एरिया, तो क्या होगा, हमारे शोल्डर के ऊपर जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा, दबाव कम पड़ेगा और हमें थकावट भी बहुत कम महसूस होगी। नेक्स्ट वन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर, पहले नंबर तो एटमॉस्फेयर क्या है, जो भी गैसेस जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो गैसेस हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, एटमॉस्फेयर बनाते हैं। उस एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर, जो दबाव अर्थ के ऊपर है, दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो लेट अस डिस्कस। Atmospheric pressure is the pressure which is exerted by the weight of air present in the atmosphere. Atmospheric pressure is due to the weight of air present in the atmosphere above us. Atmospheric pressure also act in all direction. तो क्योंकि हवा है तो हवा का जो दबाव है ये हर डायरेक्शन में रहेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी रहेगा और साइड वाइज भी रहेगा, इन ऑल डायरेक्शन 360 डिग्री पे ये अपना वर्क करते हैं। उसके बाद द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ पास्कल। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगर किसी ने यूनिट पूछा जाए तो उसको बोलते हैं हम पास्कल, जिसको हम PA से भी डिनोट करते हैं। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1,1325 पास्कल के बराबर होता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 1,01,1325 पास्कल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर, अब इससे कैसे नापते हैं हम इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। ये जो है यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये है बैरोमीटर, दैट इज़ नोन एज बैरोमीटर। इसमें क्या होता है कि इसमें एक टब टाइप लिया जाता है। इस टब में क्या होता है, मरकरी डाला जाता है और ऊपर से एक ट्यूब को इन्वर्टेड करके रख दिया जाता है। जब आपने ट्यूब को जब इन्वर्टेड करके रख दिया तो जो ये वैक्यूम एरिया है, दैट इज़ जो ये वैक्यूम एरिया है, इस ट्यूब के ऊपर क्या नंबरिंग लगी होती है, ऐसे ये नंबरिंग लगी रहती है। तो क्या होता है, जब हवा का जो प्रेशर है, जो दबाव है, जब वो इस मरकरी पे पड़ता है तो क्या होता है, मरकरी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। और उसको कितना इंक्रीज़ होता है वो हम इस ट्यूब के अंदर देखते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है एज़ पर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हर जगह पे प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा होता है। ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।